नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। एंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबर सामने आई है। लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज की बेटी नायाब उदास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बहुत दुख के साथ हमें आपको ये बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे पंकज उदास। पीआर की टीम ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ है। लंबे समय से बीमार थे पंकज उदास। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सिंगर की निधन की खबर पता चलने पर म्यूजिक जगत में अब मातम पसरा हुआ है। पंकज जैसे गजल गायक का यूं दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर अब नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो लंबे समय से बीमार थे पंकज उदास और 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी बेटी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। 72 साल की उम्र में पंकज उदास का निधन हुआ है। पद्मश्री उन्हें मिला हुआ था। चिट्ठी आई है गाने से काफी फेम उन्हें मिला था और अब खुद ही दुनिया को रुला गए। बिहार के कैमूर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र स्थित देवकली के पास रविवार की शाम एनएच पर भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो मोहनिया से वाराणसी की तरफ जा रही थी। इस दौरान चेकपोस्ट से पहले देवकली गांव के पास बाइक की कार से टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो जब देवकली गांव के पास पहुंची उसी समय एक बाइक सवार सड़क पर आ गया, जिससे अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कंटेनर में जा घुसी। इसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौत हो गई, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार भी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में केवल बाइक चालक की पहचान हुई है, जो देवकली गांव के निवासी ददीबल सिंह का बताया जा रहा है। वहीं स्कॉर्पियो सवार मृतकों में एक बक्सर जिले की कमरिया गांव का निवासी था। तो तकरीबन 9 लोगों की मौत जो है इस घटना में हुई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे जांच के लिए जुट गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन पर ईडी के समक्ष पेश न होने पर कहा कि वे चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे। ईडी खुद कोर्ट गई है, क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। समन पर समन भेज रहे हैं, कई जगह से संदेश आए हैं। उनका उद्देश्य है कि हम गठबंधन तोड़ दें। हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे। बार बार जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। थैंक यू सर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर ना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वह खुद तो अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। वह राजनीति में ये कहकर आए थे कि अराजकतावादी हैं। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वह अथॉरिटी करेगी। जनता तो ये तो एनार्किस्ट अपने आप को कहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि राजनीति में कह कर आए थे कि एनार्किस्ट हैं और लगातार जो धोखे की राजनीति है वही इन्होंने की। मतलब धोखा ही दिया। राजनीति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता को आज भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटीज अपने आप समय देख के करेंगी। उसका तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो ये तो हरियाणा आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने पार्टी अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों के खिलाफ परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमें हरियाणा पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है। यह राजनीतिक हत्या है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा किसी सिटिंग जज की निगरानी में की जाए। जिन लोगों पे परिवार के लोगों ने जिनके नाम दर्ज कराए, जिनको शक है,
आप उनको पकड़ने की बजाय मुझे जो जानकारी मिली है अभी कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिनके नाम उन्होंने दिए कि हमें इन लोगों पे शक है कि इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, आप उनको पकड़ो, बुलाओ, बैठाओ, पूछो, बजाय उनसे कोई पूछताछ करने के, बजाय उनको थाने में बुलाने के, उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और परिवार के लोगों को मतलब उनको सुरक्षा बढ़ा करके एक तरह से आगे थ्रेट और कर रहे हैं कि भी आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो वो गलत है। जिन लोगों पे लखनऊ में स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों आदि की प्रबंधन सुरक्षा समिति के कर्मचारियों का बीते 69 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। वहीं एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया और इसके बाद से लगातार प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अस्पताल के गेट पर हंगामा किया। कर्मचारी के अस्पताल में प्रदर्शन करने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक ने उनसे बातचीत की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे कर्मचारियों ने वहां भी हंगामा करते हुए नारेबाजी की, जिस कारण शव के पोस्टमार्टम में भी काफी देरी हुई। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय भविष्य निधि की मांग को लेकर समिति के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों ने दस्तावेज दिखाते हुए भविष्य निधि में करोड़ों धनराशि का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। इसमें कुछ कर्मचारी का निलंबन भी हुआ है और ज्यादातर कर्मचारियों का वेतन रोक लिया गया है और लगातार कर्मचारी इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ने माफीनामा भी लिख दिया है। नहीं चलेगी। क्या हाल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्वास और 1500 रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी है। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पे काम हो रहा है वह सबको हैरत में डालने वाला है। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल, आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पैटर्न पे ही आईएनएलडी नेता नफे सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया है। हमलावरों ने ठीक वैसे ही नफे सिंह की कार का पीछा किया जैसे सिद्धू मूसेवाले को टारगेट किया गोलियां चलाई गई थी। हत्या के पैटर्न को देखते हुए अब इस मामले में सुपारी किलिंग का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसे किसी गैंगस्टर ने अंजाम दिया है। देखिए नफे सिंह की हत्या पे हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में पूर्व विधायक और आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता नफे सिंह को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया, वो पैटर्न असल में गैंगस्टर वाला है। नफे सिंह हत्याकांड को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे 2 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया। ठीक वैसे ही गाड़ी का पीछा करना और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना। तो अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस हत्याकांड में भी किसी गैंगस्टर का हाथ है? क्या हरियाणा में रविवार को नफे सिंह की सरेआम हुई हत्या में कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है? क्या नफे सिंह की हत्या का कोई सिरा सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से जाकर मिलता है? असल में हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोलियों के निशान वाली ये फॉर्च्यूनर असल में 2 साल पहले 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में हुई सिद्धू मूसेवाले की हत्या की यादें और तस्वीरें ताजा कर देती है। उस वक्त सिद्धू मूसेवाले का मर्डर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। शूटरों ने उसकी थार गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर उसी ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में खुलासा हुआ कि सिद्धू की थार पर करीब 30 गोलियां मारी गई थी। रविवार को शाम 5 बजे बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक से पहले उस फॉर्च्यूनर पर ऐसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी पर 2 बार पूर्व विधायक नफे सिंह अपने ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों के साथ सवार थे। इस खौफनाक वारदात के चश्मदीद और नफे सिंह के ड्राइवर की माने तो नफे सिंह सामने वाली सीट पर बैठे थे, जबकि उनके सुरक्षा कर्मी जय किशन और रंजीत पीछे बैठे थे। ड्राइवर के मुताबिक हमलावरों ने ताबड़तोड़ करीब 50 राउंड फायर किए होंगे। नफे सिंह की हत्या को सिद्धू मूसेवाले की हत्या के पैटर्न से इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सारा तौर तरीका मिलता जुलता है। हत्या के तरीके और पूरी मॉडस ऑपरेंडी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इस वारदात में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस इस हत्याकांड के लिए सुपारी किलिंग की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। तो वहीं हत्या की इस वारदात में अभी तक पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिला है और न ही किसी गैंग की तरफ से कोई जिम्मेदारी ली गई है। मगर हरियाणा के बहादुरगढ़ में कार सवार हमलावरों ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या कर दी, उससे नफे सिंह के घर वालों को लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है और नफे सिंह के साथ सियासी रंजिश रखने वाले इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। नफे सिंह इनेलो के हरियाणा चीफ थे। बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक नफे सिंह के बेटे जितेंद्र ने इसे सियासी रंजिश बताते हुए जो कहा, वो मामला बेहद संगीन है। अब जरा गौर फरमाइए, हमलावरों ने नफे सिंह को तो गोली मार दी, लेकिन उनके ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया। फायरिंग में जिंदा बचे नफे सिंह के ड्राइवर और उनके भांजे राकेश और संजय के मुताबिक गोली चलाने वालों में एक ने खुद उनके पास आकर ये बात कही, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाकर इनके घर बता दियो। नरेश कौशिक, कर्णवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल और कमल के खिलाफ कोई भी अदालत में गए तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करने के अलावा 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर में आरोपी बनाया है। झज्जर के पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन का कहना है कि हमलावरों के बारे में सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उधर हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि इस वारदात में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हुड्डा या नफे सिंह की तरफ से किसी का खुलासा ये भी है कि नफे सिंह को पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं और मामला सियासी तूल भी पकड़ने लगा है। स्पेशल डेस्क आर्या रिपोर्ट। रायबरेली में एक युवक को शादी के एक निमंत्रण में जाना भारी पड़ गया। यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए बनाई गई क्रेन के लिए हाई टेंशन लाइन से छू जाने के बाद आयुष पटेल नाम का युवक घायल हो गया बुरी तरीके से। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पहले सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित युवक रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर बिहार कॉलोनी का रहने वाला था। एक आयुष पटेल नाम के बच्चे को लाया गया था, जिसकी उम्र करीब 17 साल है। उसके पेरेंट्स द्वारा लाया गया था। बाकी उसको शरीर पे कई जगह बर्न की इंजरी थी। अटेंडेंट के द्वारा ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो गया, शायद कुछ तिलक के इवेंट था, उसमें बच्चा गया था। ये तो जांच का विषय, कहाँ कैसे हुआ, बर्न कैसे हुआ।
लेकिन तो उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक होने की वजह से टच में आ गया, जिसकी वजह से उसको बर्न इंजरी आ गया, काफ़ी बर्न इंजरी है, जिसको एडमिट कर दिया, ट्रीटमेंट चालू है। ये यहीं पे जवाहर बिहार का रहने वाला था, नमील एरिया, ये रायबरेली का रहने वाला बच्चा, एडमिट कर देगा, ट्रीटमेंट चालू है उसका। एक आयुष पटेल नाम के बच्चे को लाया गया था, जिसकी उम्र करीब 17 साल है, उसके पेरेंट्स द्वारा लाया गया था। बाकी उसको यूपी के बुलंदशहर में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर है। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसान लगातार अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं। इस कारण मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में दर्जनों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच गए हैं, तो वहीं ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो एमएसपी को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन है और किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इस कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर किसान उतर आए हैं अपने ट्रैक्टर के साथ और इसी कारण लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं पुलिस के भी अपने पुख्ता इंतजाम हैं किसानों को देखते हुए, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए। तो किसानों की लगातार एमएसपी को लेकर मांग है कि एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दी जाए। तो बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन है। ट्रैक्टर मार्च आज किसानों ने निकाला। अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं किसान। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कोर्ट आ सकती है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई है ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पे थे। ग्वालियर एयरपोर्ट पे अमित शाह की अगुवाई के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्लस्टर प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। इसके बाद खजुराहो के लिए रवाना हुए। बीजेपी अमित शाह कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए ग्वालियर पहुंचे। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहें आर्या न्यूज।